न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR, AR मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस पर्टिकुलर को अगर हम बात करें तो मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन में एक होगा सबस्ट्रेट, एक होगा रिएजेंट, एक सॉल्वेंट और फाइनली जो सोचते हैं प्रोडक्ट। तो अगर कभी सबस्ट्रेट की बात करें कि SNAR का जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, तो मैंने बोल रखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। इसका मतलब कहीं कहीं उसमें एरोमेटिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस पर्टिकुलर के जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं वो लेते हैं एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। और वो एराइल हैलाइड जिस पर्टिकुलर के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, क्लियर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर मैंने ऑर्थो की बात किया तो ऑर्थो में मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे मैंने ले लिया नाइट्रो ग्रुप। तो इसका एराइल हैलाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थो या पैरा में कम से कम एक जरूर होना चाहिए, क्लियर। अगर ऐसा होगा तो ही रिएक्शन फास्ट होगा, क्लियर। तो इसलिए एराइल हैलाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन का रिएक्शन अगर मैंने किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दिया, एनी न्यूक्लियोफाइल सच एज KOH, such as RSH, such as RMGX, such as PHSNA, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दिया, इवन CN नेगेटिव के साथ करा दिया, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करा दिया, होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर हेलोजन को रिप्लेस कर देता है। हेलोजन को रिप्लेस करने के बाद फाइनल इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, क्लियर। तो मैंने बोला था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहचानने का तरीका क्या है कि उस रिएक्शन में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह के रिएक्शन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म वाइज बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, क्लियर। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में इस पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप के लगने के कारण, इस पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप के लगने के कारण, क्लियर, -M के कारण इस पर्टिकुलर कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लो मैंने OH नेगेटिव की बात की, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर बहुत ही आसानी से अटैक कर सकती है। तो अगर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो हमें जो इंटरमीडिएट मिला, दैट इंटरमीडिएट विल बी कार्ब एनायन। यहाँ पे आपने देखा O नेगेटिव और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जब न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, क्लियर। ये पर्टिकुलर कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा, रेजोनेंस इधर भी है, रेजोनेंस इधर भी है, तो ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और उसके बाद फाइनली इस पर्टिकुलर हेलोजन को इस सिस्टम से निकाल देता है, और निकालने के बाद ओवरऑल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल का उस पर्टिकुलर हेलोजन की जगह पे रिप्लेसमेंट, क्लियर। और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR। इंपॉर्टेंट पार्ट, इस रिएक्शन में जो हमें इंटरमीडिएट बनाना है दैट इंटरमीडिएट विल बी कार्ब एनायन, नॉट कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, क्लियर। एक चीज यहाँ पे और क्लियर होनी चाहिए कि जब हमने हेलोबेंजीन को देखा, हेलोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ देखा, तो आपको मालूम है कि नाइट्रो ग्रुप का -M हेलोजन के -M से बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। तो इसका मतलब पहला ऑब्जर्वेशन ये भी कह सकता है कि इस पर्टिकुलर कार्बन के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे डायरेक्टली अटैच जो नाइट्रो ग्रुप है इसका -M भी ज्यादा है, इस पर्टिकुलर का -I भी ज्यादा है। इस पर्टिकुलर कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच हेलोजन है इस पर्टिकुलर का -M तो है ही नहीं, वहां +M है और साथ साथ केवल -I है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे बनने वाला इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, ये मैंने पहले बोल चुका हूँ और अपने नाम पे मैंने रूल भी दिया हुआ है, अजनीस रूल, क्लियर। तो मैंने बोला था यही कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का मेजर और माइनर प्रोडक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे बनने वाला इंटरमीडिएट, क्लियर, उससे बनने वाला इंटरमीडिएट कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। जैसे मान लो अगर मेरी पर्टिकुलर केस ऐसा सोचना कि अगर मैं इस पर्टिकुलर का अटैक इस कार्बन की जगह पे, इस पर्टिकुलर कार्बन की जगह पे ना सोचकर इस पर्टिकुलर कार्बन की जगह सोचता और न्यूक्लियोफाइल का अटैक
मैं इस कार्बन पे करा था तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन में फॉर्म होता, और ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह के रूप में मिलता। यहाँ पे होता है हेलोजन नेगेटिव चार्ज NO, यहाँ प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज केवल इसके -I के द्वारा स्टेबल हो रहा है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के -M के द्वारा स्टेबल हो रहा है। लेकिन यहाँ का नेगेटिव चार्ज नाइट्रो का -M के द्वारा भी स्टेबल हो रहा है, क्लियर, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा भी स्टेबल हो रहा है। तो इसका अगर इस पर्टिकुलर का -M कॉमन कर दें तो एडिशनल यहाँ पे केवल -I है हेलोजन का, लेकिन इस केस में -I एज वेल एज -M है NO2 का। इसलिए ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, और जब ये इंटरमीडिएट कम स्टेबल है तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बल्कि हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि जो इंटरमीडिएट बना है, जो थ्योरेटिकल इंटरमीडिएट बना है, उस थ्योरेटिकल इंटरमीडिएट में कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ये क्लियर कट पिक्चर होनी चाहिए कि अगर हमने एराइल हैलाइड लिया और उस एराइल हैलाइड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो रिएक्शन SNAR क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, और हमें हर केस में जिस एटम को सिस्टम से बाहर निकालना है वो एटम हमेशा होना चाहिए हेलोजन। उस केस में अगर मान लो कभी हेलोजन के साथ CN लगाया तो हमें CN नहीं निकालना है, NO2 लगाया NO2 को नहीं निकालना है, हमें हमेशा जिसको निकालना है वो निकालना है हेलोजन। ये हमेशा ही ऑर्थो पैरा की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ऑर्थो या पैरा पे होगा तो इस पर्टिकुलर केस में -M के कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेटा पे लगा होता तो मेटा पे लगाने के कारण उस पर्टिकुलर कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो पाएगा -M के कारण। इसलिए हमेशा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन हमेशा ही ऑर्थो या पैरा होती है। उस केस में कभी भी उस पर्टिकुलर की पोजीशन को मेटा पे नहीं करते हैं, क्लियर। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना हो, जैसे अगर आपको केवल हेलोजन दे दे और हेलोजन देते हुए केवल आपसे कह दें कि एराइल फ्लोराइड, एराइल क्लोराइड, एराइल ब्रोमाइड और इवन एराइल आयोडाइड, इन पर्टिकुलर केस में अगर SNAR रिएक्शन कराना है, SNAR रिएक्शन कराना है तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो पहले तो यही कि SNR रिएक्शन इनके ऊपर इन जनरली होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अप्रोच नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कराना ही है, हमें SNAR रिएक्शन कराना ही कराना है, तो उस पर्टिकुलर केस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मैक्सिमम पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके ऊपर उतना ही फास्ट होगा। मैं शुरू में ही पूछ चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की डोमिनेंसी हमेशा ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेरिक फैक्टर। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर केस में हेलोजन का न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल में हेलोजन हमेशा ही -I दिखाते हैं व्हेन अटैच्ड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस केस में कार्बन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने के कारण इस पर्टिकुलर कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, और जिस कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर एराइल हैलाइड का सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन वाले केस में, फिर ब्रोमीन और लास्ट वाले केस में आयोडीन। तो इसका मतलब अगर मैं SNAR रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट सोचना चाहता हूँ, उसका हम प्रिंसिपल सोचना चाहते हैं, तो उसमें हमें यही दिमाग में रखना चाहिए कि एराइल हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस पर्टिकुलर कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव होना चाहिए, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर उतना ही फास्ट होगा। हमें कभी भी स्टेरिक फैक्टर नहीं सोचना है। कभी केस ऐसा आ जाए कि एक केस में अगर यहाँ पे हेलोजन लगाओ और इस केस में यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो लगाओ, और एक केस में अगर अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हेलोजन लगाओ, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो लगाओ, और एक केस में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे नाइट्रो और इवन यहाँ पे नाइट्रो लगाओ, और आपसे पूछा जाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों केसेस में किसके ऊपर आप SN2 का SNAR का रिएक्शन का नेचर फास्ट सोचोगे। तो इस केस में आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन ओरिजिनली स्टेरिक हिंड्रेंस होते हुए भी इसके ऊपर -M के कारण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव को 3 नाइट्रो, सबसे पहले यही कि 3 नाइट्रो को लगने के कारण इसके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इसलिए थर्ड का केमिकल
रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही फास्ट होगा। दिक्कत तब आएगी जब इन दोनों को सोचा जाए कि इस पर्टिकुलर केस में यहाँ भी माइनस आई है माइनस एम है, यहाँ भी माइनस आई है माइनस एम है, यहाँ भी माइनस आई है माइनस एम है, और यहाँ भी माइनस आई है माइनस एम है। क्लियर? तो पहला ऑब्जर्वेशन ये कह सकता है कि ये हैलोजन प्लेन के बाहर निकल गया होगा। अच्छा, हैलोजन प्लेन के बाहर निकल गया होगा इसलिए माइनस एम कम होगा। लेकिन ओरिजिनली इस मॉलिक्यूल का हैलोजन भले ही प्लेन के बाहर है, लेकिन इसका माइनस आई क्लियर ज्यादा होने के कारण अटैक इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर फास्ट होगा। तो हम जो बोलने वाले हैं थर्ड, फिर फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। तो हमें स्टेरिक फैक्टर इन जनरल नहीं सोचना है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि इसकी तुलना अगर वो इसके साथ करा दे, CN के साथ करा दे, यहाँ पे BR लगा दे, ऐसा कुछ केस कर दे क्लियर, और आपसे पूछ ले कि किस पर्टिकुलर को सिस्टम से हम बाहर निकालेंगे, क्या वो पर्टिकुलर ये Cl होगा या वो पर्टिकुलर BR होगा। तो जब कंपटीशन ऐसा हो कि जहाँ पे Cl निकलना हो, जहाँ BR निकलना हो, तो मैंने क्या बोला था, जिस कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा उसी पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी यहाँ पे नहीं देखनी है, हमें ये नहीं सोचना है कि BR का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर ज्यादा होता है, Cl का लिविंग ग्रुप कैरेक्टर कम होता है। हमें जो सोचना है वो ये सोचना है कि किस कार्बन के पास मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है जो हैलोजन से अटैच है। तो हमने देखा कि कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज कम है। इसलिए कभी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना होगा तो इस कार्बन पे होगा और इस पर्टिकुलर Cl को सिस्टम से बाहर निकाल देगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि जैसे मान लो पेरिडीन आया और पेरिडीन के ऊपर अगर एक केस में Cl यहाँ लिखा हो और एक केस में Cl यहाँ लिखा हो, और आपसे पूछा नहीं कि कोई अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा या सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? तो अब कहीं भी रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा कॉन्सेप्ट क्या सोचना है कि हमें इंटरमीडिएट बना लें और इंटरमीडिएट बनाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें कि जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा हर रिएक्शन में। अगर मैंने इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ करा दिया होता तो जो इंटरमीडिएट मिलता वो यहाँ होता, रेजोनेंस से यहाँ होता और यहाँ होता। लेकिन अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ करा दिया होता तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलता वो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। इस केस में जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो कार्बन के पास निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन है, लेकिन इस केस में जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो दो कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें अगर नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोस मॉलिक्यूल्स इन व्हिच कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है न्यूक्लियोफाइल का अटैक के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इस पर्टिकुलर हैलोजन को हम सिस्टम से बाहर निकालेंगे, इस पर्टिकुलर हैलोजन को सिस्टम से बाहर हम नहीं निकालेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर कभी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अगर मैं इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के केमिकल नेचर को देखूं, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के नेचर को ओवरऑल फिर से ऑब्जर्व करूं तो हम ऐसा पाएंगे कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद इस तरह कंपाउंड बना रहा है और उसके बाद सिस्टम से हैलोजन निकल रहा है, हैलोजन निकलने के बाद ओवरऑल कंपाउंड कुछ हम इस तरह का बना रहे हैं। ओवरऑल कंपाउंड हम नाइट्रो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे आपने OH लगा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल सिस्टम से अटैच हो रहा है, मतलब सिस्टम में एडिशन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस में सिस्टम से हैलोजन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे आपने ओवरऑल एलिमिनेशन सोचा हुआ है। इसका मतलब इसी SNAR रिएक्शन को कभी कभी ऐसे भी जनरलाइज कर लेते हैं, SNAR रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और अटैच होने के बाद इस तरह कंपाउंड और उसके बाद फाइनली लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल रहा है और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज SNAR रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। जब हम बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन एक नया रिएक्शन है जिसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू समझाते हैं, और यहाँ पे आपने जो रिएक्शन देखा है वो रिएक्शन क्या देखा है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। The addition elimination reaction is an example of SNAR nucleophilic substitution aromatic। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर जब हम ये बना रहे हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट में
एराइल हैलाइड का पार्ट भी है और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का पार्ट भी है। तो इसका मतलब अगर कभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एराइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन को दोगुना करें, एराइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को भी दोगुना करें, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वो साथ साथ एराइल हैलाइड के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबस्ट्रेट एराइल हैलाइड जिसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। और अगर ये सॉल्वेंट की बात करें तो ये सिस्टम पोलर है, और जो सिस्टम पोलर है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं।